कल्चरल स्ट्रीट पर आयोजित दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट की शाम साहित्य प्रेमियों के नाम रही। यहां आयोजित कवि सम्मेलन और मुशायरे में कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं से दर्शकों और श्रोताओं का मन मोह लिया। वहीं दूसरी ओर गायक कलाकार नीरज मिश्रा और रमन पिल्लई की गायन प्रस्तुति ने भी श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। भंवरताल उद्यान के पास कल्चरल स्ट्रीट में आयोजित दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट में मंगलवार की शाम भी शहरवासियों के लिए बेहद खास रही। एक तरफ तो यहां गायक कलाकारों ने अपनी गायकी का जादू बिखेरा, तो वहीं कवि सम्मेलन और मुशायरे की प्रस्तुति ने तो श्रोताओं का दिल जीत लिया। फैमिली फन फेस्ट में साहित्य प्रेमियों के लिए आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने मंच से जब अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया तो दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। कवि सम्मेलन में अलग अलग कवियों और शायरों ने एक से बढ़कर एक कविताओं की प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। जब भी कोई जाचे क्या कहने कोई भी ना गलती निकले, जब भी कोई जाचे ऐसा वर दो ज्ञान का मैया, मैं लिखूं जगवाचे, ऐसा वर दो ज्ञान का मैया, मैं लिखूं जगवाचे। हम लोग अर्ज किया है कि ना आंधी का ना तूफान का डर है, ना आंधी का ना तूफान का डर है, मेरी माँ की दुआ में वो असर है। बहुत अच्छा, मेरी माँ की दुआ में वो असर है। ना आंधी का ना तूफान का डर है, मेरी माँ की दुआ में वो। कल के देखते हैं, वो खुद बदलते हैं, दुनिया बदल के देते हैं, और सदा खुलूस से देता है हमको जब कोई, सदा खुलूस से देता है हमको जब कोई, हम अपने जिस्म से बाहर निकल के देखते हैं। कवि सम्मेलन के पूर्व गायक कलाकार नीरज मिश्रा और रमन पिल्लई की गायकी का जादू भी लोगों पर छाया रहा। लोगों ने इन कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट में पहुंचे दर्शकों और श्रोताओं ने रंगारंग कार्यक्रमों के साथ लजीज पकवानों का भी जमकर लुत्फ उठाया। शहरवासियों ने यहां हो रही विविध प्रस्तुतियों की तारीफ की तो भास्कर के इस फैमिली फन फेस्ट को भी अनूठा आयोजन बताया। हमें बहुत अच्छा लगा। ये हैंडीक्राफ्ट काफ़ी अच्छा पेंटिंग है। एक एक पेंटिंग उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। हमने भी बनवाया है एक, हमारी पेंटिंग काफ़ी अच्छा बनाया है। एंड फूड स्टॉल एंड जो सिंगर आए हुए हैं काफ़ी प्यारा उन्होंने गाया, और जो कवि सम्मेलन होने वाला है मैं इंटरेस्टेड हूँ और आगे भी सुनना चाहूँगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा था। पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी है और मतलब ये बहुत अच्छा वे है, मतलब लोग के टैलेंट को बहुत अच्छा बढ़ावा मिल रहा है एंड सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। एंड जैसे यहाँ पे लोक नृत्य वगैरह भी हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आजकल ऐसे लोक नृत्य वगैरह होते नहीं है, लोग को देखने नहीं मिलते, स्पेशली आजकल की जनरेशन को, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ओवरऑल सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं जबलपुर घूमने आया हूँ, पहली बार घूमने आया हूँ, तो मेरे दोस्त लोग मुझे लेके यहाँ आ गए एंड इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ पे आ पाया। मैंने अपनी फ़ोटो भी बनवाई है, ये आप देखना चाहो, ये देखो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छे, फीलिंग गुड। फैमिली फन फेस्ट में मंगलवार को गेस्ट के तौर पर वरिष्ठ कलाकार बसंत सोनी, शासकीय मानकुंवरबाई महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी और मॉडल हाई स्कूल के व्याख्याता गिरीश मैराल बतौर अतिथि शामिल हुए।
अतिथियों ने यहां मंच से हो रही प्रस्तुतियों का आनंद उठाया और यहां हो रही विविध प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों की भी सराहना की। भास्कर का जो प्रयास है टैलेंट को खोज के बाहर निकालना और जबलपुर से ऊपर ले जाना और जबलपुर के बाद मध्य प्रदेश और फिर पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। मेरा तो उद्देश्य यही है और इसके लिए भास्कर जरूर कामयाब होगा और होना ही है उसे। बड़ा ही अनुकरणीय और भारत देश के भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। इस स्टेट फेयर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मूल्यांकन करके उनको और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। जैसा भास्कर हर क्षेत्र में देश के हित में काम करता है, वैसे इस ट्रेड फेयर को लगा करके हमारी संस्कारधानी के नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। आज के दैनिक भास्कर के द्वारा लगभग 1 माह से चल रहे इस फन फेस्ट में बहुत अनुकरणीय उदाहरण देखने को मिला है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कला पर जीते हैं और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कला के लिए जीते हैं। तो आज यहाँ जो कलाकार, नन्हे मुन्ने कलाकार और जो आर्टिस्ट मिले हैं, उन्होंने कला को ज़िंदा रखने का प्रयास किया है और इसके लिए निश्चित रूप से दैनिक भास्कर को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने हमारे जबलपुर की इस संस्कृति को आगे तक पहुंचाने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं निश्चित रूप से इस प्रशंसनीय कार्य के लिए दैनिक भास्कर के सभी हमारे साथियों को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ इन कलाकारों के लिए मैं आज अभिभूत भी हूं इस वजह से कि मैं प्रगति मैदान को कभी दिल्ली का याद करता हूं, तो वो स्थिति आने वाले समय में अब दैनिक भास्कर के द्वारा ऐसा आयोजन हो, इस लेवल का हो, तो मैं निश्चित रूप से उनका और संस्कारधानी के इन आयोजकों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट में मंगलवार को भी दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने यहां आयोजित विविध कार्यक्रमों के साथ ही स्वादिष्ट पकवानों का भी भरपूर आनंद उठाया। शीतलहर और तापमान में लगातार आ रही गिरावट से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के चलते कलेक्टर ने स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले में सुबह की पाली में लगने वाली सभी शालाओं का संचालन 4 जनवरी से सुबह 9 बजे या इसके पश्चात करने के आदेश दिए हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी किया है कि जिले की सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओं का संचालन सुबह 9 बजे या उसके पश्चात किया जाए, ताकि किसी भी बच्चे पर ठंड का प्रतिकूल असर न पड़े। ये आदेश सभी CBSE, ICSE, शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं पर लागू होगा। अभी ठंड और प्रातः काल में कुहासे को देखते हुए प्रातःकालीन पारी में जितनी भी शालाएं लगती हैं, शासकीय अशासकीय, उन सबको निर्देशित किया गया है कि वो अपने स्कूल का टाइम 9 बजे या उसके बाद का रखें, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। सर, लगभग इसमें हाई स्कूल भी है कि मिडिल स्कूल है? सभी कक्षा 1 से 12 शासकीय अशासकीय सभी स्कूल। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी का कहना है कि परीक्षाओं के समय में भी परिवर्तन किया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो 9 से 12 की चल रही हैं, उनके आदेश भी जारी हो गए हैं कि परीक्षा अब 9 बजे से चालू होगी। अभी तक ये आदेश था 8 बजे से चालू होने का, 8 से 11 और 11:15 से 2:15 तक का था। अब वो 9 से 12 और फिर 1 से 4 ऐसे 2 शिफ्ट में हो गया। गौरतलब है कि स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग कुछ समाज सेवियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2-3 दिन पूर्व जिला प्रशासन से की थी। कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए जाने से स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। नॉन बैंकिंग कंपनी सहारा इंडिया में जमा पैसा निवेशकों को वापस नहीं मिल पा रहा है। एक गरीब निवेशक ने कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचकर पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि पैसों के अभाव में उसकी बेटी का विवाह रुका हुआ है। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में 150 से ज्यादा शिकायतें पहुंची। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने स्वयं जन सुनवाई में उपस्थित रहकर जनता के दुख दर्द सुने और उचित कार्रवाई का भरोसा आवेदकों को दिलाया।
गमापुर चौक के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि पैरा बैंकिंग कंपनी सहारा द्वारा उसके एफडी के पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। सहारा इंडिया में हमारी एफडी है, जिसकी मेजॉरिटी डेट हुए 4 साल हो गए। अब 9 फरवरी को हमारी बिटिया की शादी है। अब हम कैसे करें, हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो वो सर 2 एफडी है, उसका 32,000 रुपये है। पैसे नहीं दे रहे सहारा वाले ना, कुछ बोले ही नहीं रहेंगे। तो अब कल जी हाँ, चक्कर काट काट के परेशान हो गए 5 साल से। कहाँ से आया? गमापुर चौक। इसी प्रकार पारिवारिक विवाद, पुलिस कार्रवाई में हीला हवाली, संपत्ति विवाद और बीमारी के इलाज के लिए मदद मांगने वालों ने भी अलग अलग गुहार लगाई। हमारे यहाँ हमारी सुधा कोरी हमारे मकान में रह रही है और वो खाली भी नहीं कर रही। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। कलेक्ट्रेट में आए हैं और तहसीलदार में भी गए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और एसपी भी गए, वहाँ भी कोई नहीं। थाने भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इसीलिए यहाँ आए। क्यों काबिज है वो? क्या समस्या है? क्यों खाली नहीं कर रहे? क्या पता क्या करें। सब लोग हमारे पास है, सब कागज टैक्स हम चुका रहे हैं, सब चीज़ हमारे पास है, हमारे नाम पे मकान है, सब पे वो रहबर रही बस। मैं कांचघर में रहता हूँ। मेरा थाना सिविल लाइन में प्रकरण दर्ज है। ये कागज़ आप रिकॉर्डिंग में लीजिए, देखिए इसमें एफआईआर की कॉपी है और इसमें नियम के हिसाब से 90 दिन में निराकरण करना था, लेकिन आरोपी मेरे भाई हैं और पैसे और राजनीति रसूख के कारण विधायकों को पैसे देकर मामले को दबा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। तो मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ कलेक्ट्रेट में, एसपी साहब को भी दिया हूँ मैंने, और मेरे ऊपर हमले भी करवाते हैं उन लोग, मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। और ये बैंक के एक मैटर में भी अभी डाउटफुल हैं, उन लोगों ने पैसा गबन किया है लेकिन आ नहीं रहे हैं, खड़े होने हैं। पुलिस से मदद मांग रहे, कोई मदद नहीं मिल रही है। सीएम हेल्पलाइन लगाए हैं, मामला जहाँ का तहाँ पड़ा है, 3 साल होने को आ रहे हैं। तो मेरी बच्ची जल गई है तो एडमिट है सर। मेरे अस्पताल में इलाज के लिए मदद लेने आए कलेक्टर महोदय से। कितना पैसा लग गया अब तक? लगभग 7 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। कैसे जल गई वो गाय लगाते समय, धुआं करते समय कचरे में से आग कपड़े में लग गई। सभी लोगों की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आवेदकों को संबंधित अधिकारियों के पास भेजा है। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ताकि जनता राहत महसूस कर सके। मेडिकल कॉलेज में लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने मौन धरना दिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि विभाग में नियम विरुद्ध तरीके से हो रही पदोन्नतियों से कर्मचारी नाराज हैं, लिहाजा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज डीन कार्यालय के सामने लघु वेतन कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मौन धरना देकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शित किया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने मांग की कि विभाग में नियम विरुद्ध तरीके से की जा रही पदोन्नतियों को बंद किया जाए, कर्मचारियों के आवासों को सुधारा जाए और वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए और आयुष्मान योजना को पारदर्शी बनाया जाए। आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ विभागीय समिति प्रमोद कुमार के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था और आज हम सभी कर्मचारी अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ एकत्रित हुए। हम विगत कई दिनों से संस्था में नियम विरुद्ध हो रही पदोन्नति को लेकर, कर्मचारियों के आवासों में हो रहे भेदभाव को लेकर, ऐसी कंटीजेंसी में जो विगत वर्ष में जो व्यापम द्वारा भर्ती की गई थी उसमें न्यायालयीन आदेश का पालन न होने, इन्हीं सब 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने तय किया था कि हम आंदोलन करेंगे। अभी मैडम द्वारा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को चर्चा के लिए बुलाया गया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आपकी लगभग सभी मांगे हम मान रहे हैं और हम लोगों की तरफ से ये प्रस्ताव गया है कि जब तक हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लघु वेतन कर्मचारी संघ का कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आयुध निर्माणी खमरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव मंगलवार को संपन्न हुए। इस चुनाव में संयुक्त संघर्ष समिति के 80 प्रत्याशियों ने विजय हासिल की। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। मंगलवार को आयुध निर्माणी खमरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में संयुक्त संघर्ष समिति के 80 प्रत्याशियों ने विजय हासिल की।
चुनाव परिणामों की घोषणा होने के बाद संयुक्त संघर्ष समिति, लेबर यूनियन, कामगार यूनियन और SC/ST यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया। इस चुनाव में कुल 96 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से संयुक्त संघर्ष समिति के 80, INDWA के 16 और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। आयत निर्माणी खबरिया में OF के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि पिछले 6 माह पूर्व भंग हो चुकी थी, आज उसमें पुनः इलेक्शन हुआ। निर्वाचन सुबह 6 बजे से 3 बजे तक संपन्न किया गया और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि संयुक्त संघर्ष समिति OF के लेबर यूनियन, कामगार यूनियन और ST/SC यूनियन में इस चुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त की है। कुल 98 सीटों में से हमने 80 सीट संयुक्त संघर्ष समिति ने हासिल की है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विजय है। निश्चित तौर पर पूरी निर्माणी की जनता ने संयुक्त संघर्ष समिति पर विश्वास जताया। इस बार एक एकता बनी और ये जो मोर्चा बना वो एक्चुअली में भ्रष्टाचार, अराजकता के खिलाफ बना और सारे के सारे लोगों और हमने एक साथ निर्णय लिया कि इस सोसाइटी को हम लोग नए जनादेश के साथ में आएंगे, हमारा जो डायरेक्टर चुने जाएंगे और इसके बाद जो भी हमारे सपने रहे हैं साकार होंगे। और इसके अलावा एक और हम लोग का संकल्प है कि पूरे देश में ये सबसे समृद्ध सोसाइटी कहलाएगी। तिलवारा थाना अंतर्गत संविधान चौराहे के समीप रहने वाले झम्मू वंशकार के कच्चे मकान में रसोई घर के बाहर 4 फीट लंबा कोबरा प्रजाति का सांप निकलने के बाद परिवारजन दहशत में आ गए। परिजनों ने सर्प विशेषज्ञों को सूचना दी, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने मौके पर पहुंचकर सर्प को रेस्क्यू कर पकड़ा और फिर जंगल में छोड़ दिया। तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संविधान चौराहे के समीप निवास करने वाले झम्मू वंशकार के कच्चे मकान के रसोई घर के बाहर 4 फीट लंबा कोबरा प्रजाति का सांप निकलने से परिजनों में दहशत व्याप्त हो गई। परिवारजनों ने तत्काल सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने सर्प को रेस्क्यू कर पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि पकड़ा गया सांप कोबरा प्रजाति का नाग है और ये अत्यंत जहरीला होता है। इसके काट लेने पर व्यक्ति की जान तक जा सकती है। कटंगी बाईपास से खजरी खिरिया जाने वाले मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कटंगी बाईपास और खजरी खिरिया के बीच अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार शंकर नगर निवासी 43 वर्षीय प्रमोद महदेले को टक्कर मार दी। इस घटना में प्रमोद महदेले गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक प्रमोद महदेले पेंट और पुट्टी का काम करते थे और काम से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। पुलिस ने प्रमोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना माड़ोताल अंतर्गत कटंगी बाईपास और खजरी खिरिया बाईपास के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, जिस पर मौके पर थाना माड़ोताल का स्टाफ पहुंच गया है। जो मृतक हैं उनको अभी मेडिकल शिफ्ट कर दिया गया है। अब उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। किस वाहन से? ये एक अज्ञात वाहन है। अब CCTV फुटेज और ये सब देख के पता चलेगा कि वो कौन सा वाहन था और क्या था। मृतक का कुछ नाम वगैरह? मृतक का नाम प्रमोद महबेले है, जिनकी 43 वर्ष की आयु है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले वाहन की पतासाजी और हादसे की जांच शुरू कर दी है। अमरकंटक एक्सप्रेस में सफर कर रहा एक यात्री कटनी माधवनगर के पास ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। उसे घायल हालत में ट्रेन से इलाज के लिए जबलपुर लाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर दूसरी ओर जबलपुर प्लेटफॉर्म पर बीमार हालत में मिले एक अज्ञात व्यक्ति ने भी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया।
अमरकंटक एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा अनुराग ठाकुर नामक एक यात्री सफर के दौरान कटनी माधवनगर स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। उसे इलाज के लिए ट्रेन से ही जबलपुर स्टेशन लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जीआरपी ने मर्ग कायम कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा है। अमरकंटक एक्सप्रेस से गिर गया था माधवनगर के पास, तो उसका मर्ग कायम करते हुए जाँच की जा रही है। उसके परिजनों को जो है बुलाया गया है, क्लियर हो गया है। पोस्टमार्टम कराकर जो है सुपुर्द कर दिया गया है, जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर जबलपुर रेलवे स्टेशन परिसर पर 3 दिन पूर्व बीमार हालत में मिले एक अज्ञात व्यक्ति ने भी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। जीआरपी की टीम ने अज्ञात व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जानकारी लगने के बाद जीआरपी ने मर्ग कायम कर अज्ञात व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा है। क्या है कि अज्ञात मृतक पुरुष था, उसकी उम्र करीब 60-65 वर्ष, जिसे विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद 3 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। साउथ इंडियन लग रहा था देखने में तो, और तलाश भी किया आसपास, कहीं पता नहीं चला है। पुलिस अब मृतक की शनाख्त करने का प्रयास कर रही है। क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 वर्षों से फरार एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के मामले में फरार महिला आरोपी की गिरफ्तारी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने महिला आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। आधारताल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णा कॉलोनी सुहागी निवासी निशा पांडे, सुरेश दुबे और दीपक दुबे के द्वारा महाराजपुर में स्थित 1000 वर्ग फुट जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 10 लाख रुपए फाइनेंस कराकर अवैध लाभ अर्जित किया गया था। सिविल लाइन निवासी रजनीश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामले में जांच के बाद धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया था। इस मामले में पिछले 2 वर्षों से आरोपी निशा पांडे फरार थी, जिसकी गिरफ्तारी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे क्राइम ब्रांच की टीम की मदद से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये थाना आधारताल सुहागी में निवास करने वाली निशा पांडे, जो थाना आधारताल के अपराध 420, 467, 468 धारा में फरार थी, जिन पे 3000 रुपये का इनाम था। आज क्राइम ब्रांच के एएसआई अजय पांडे की टीम और थाना आधारताल के उप निरीक्षक राजभर के संयुक्त प्रयास से इनको हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई और गिरफ्तार करके इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से जेआर पर इनको भेज दिया गया है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी उपलब्ध साक्ष्य होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। जबलपुर में भी बीते 2 दिनों से भीषण सर्दी पड़ रही है। ऐसे में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की सर्दी में सबसे ज्यादा मुसीबत सड़कों और फुटपाथों पर खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने वाले गरीब परिवारों की है। अलाव की व्यवस्था न होने से इन गरीब परिवारों को कड़ाके की सर्दी का सितम सहना पड़ रहा है। पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों सर्दी की चपेट में है। घना कोहरा, शीतलहर और तापमान में गिरावट की वजह से प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जबलपुर जिले में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित सड़कों और फुटपाथों पर खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले गरीब परिवार हो रहे हैं। अलाव की व्यवस्थाएं न होने से इन परिवारों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, जिससे गरीब परिवार सर्दी का सितम सहने पर मजबूर है, जिससे शहरवासियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। अलाव की व्यवस्था की उसमें बहुत सारी परेशानियां जा रही हैं शहर के अंदर। मौसम विज्ञान ने भी बोल चुका कि बहुत खतरनाक तरह की ठंडी पड़ने वाली है, लेकिन अभी तक नगर न महानगर सरकार न विपक्ष न पक्ष किसी प्रकार का इसको ध्यान नहीं दे रहा है। गरीब इंसान क्या करेगा? रईस लोग तो ठीक है, अपने अपने घरों में जहाँ तक इंतजाम कर लेंगे, लेकिन गरीब इंसान के लिए अभी तक कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं करी गई है। पूरे शहर की यही स्थिति है। ऐसे में गरीब कहाँ जाएगा, क्या करेगा? इसको ध्यान दिया जाए और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएँ। नगर सरकार और महानगर सरकार, पक्ष विपक्ष सभी को एक होकर इसको ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, वर्तमान के समय में ठंड अपने पूरे स्वभाव पर है और अपने जबलपुर शहर के कलेक्टर महोदय ने आदेश निकाल दिया है कि बच्चों को भी 9 बजे से स्कूल लगाया जाए।
लेकिन हमारे शहर महानगर जो कहा जाता है, इस महानगर की जो नगर सरकार है वो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। समझ में नहीं आता कि कल जो घटनाएं हुई हैं ठंड के कारण रेलवे स्टेशन में और अन्य जगहों पर जो ठंड के कारण मौत हुई है, बड़ी दुखद समाचार है ये। लेकिन इसके बाद भी नगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। क्षेत्र में जो रोड पे जो गरीब हैं, भिक्षुक हैं, ठंड के कारण बाहर सोते हैं, जागते हैं या रात में जागते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की अलाव की व्यवस्थाएं नहीं है। जबलपुर में मंगलवार को तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 8.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तापमान में गिरावट की वजह से शाम ढलते ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम नजर आई। लोग ठंड से बचने आग तापते भी दिखाई दिए। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।